नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द देसी एडिट टॉक्स पॉडकास्ट। आज मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल और डेडिकेटेड फैमिली लॉयर के साथ हूँ, वेदिका चौबे। हर कोर एरियाज आर डिवोर्स, सेपरेशन, चाइल्ड कस्टडी, डोमेस्टिक वायलेंस एंड अडॉप्शन. Vedika has been working towards women empowerment for more than a decade now. She has also worked with the Midday, The Hindu, Navbharat Times as a journalist. She has received several awards for social work and philanthropy. Vedika is a mother of 3 kids and she strongly believes that everyone should be a parent of minimum 3 kids. Welcome, Vedika. Thank you. So my first question obviously becomes, after your comment that everyone should have at least 3 kids, what made you think so and believe so? अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरा ऐसा कोई ये थॉट नहीं था कि मेरे 3 बच्चे होने चाहिए, बट मुझे शुरू से ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता था कि मुझे एक क्रिकेट टीम तैयार करनी है. आई वॉन्ट किड्स की जो दिन भर मम्मा मम्मा बोले. बट लीगली अगर हम बात करें तो जैसे जब ये पॉलिसी शुरू हुई थी 2 चाइल्ड वाली, उस टाइम पे हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है, जो फर्टिलिटी ग्रोथ रेट थी वो थी 3.7 और रिप्लेसमेंट रेट जो था वो 2.1 था. बट आज के टाइम पे अगर आप वो रेट देखेंगे तो जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 2.1 हो चुका है और जो रिप्लेसमेंट रेट है वो भी 2.1 है. तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में और 25 साल 50 साल बाद जो ये हमारा पॉपुलेशन रेट है, ये हमारे यहाँ पे बुजुर्ग ज़्यादा हो जाएंगे, यंगस्टर्स कम हो जाएंगे. दूसरा आप देखेंगे तो जैसे डेमोक्रेटिक अगर ज्योग्राफी आप बाकी चीज़ें देखेंगे तो कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आज भी 9 बच्चे हो रहे हैं. बट हम बीइंग हिंदू या बीइंग व्हाटएवर, मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट वहाँ पे ऐसा है कि 9 बच्चे वहाँ हो रहे हैं, 10 बच्चे हो रहे हैं, 4 बच्चे हो रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, 1 बच्चा बस हो गया. तो इससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, जो आने वाले फ्यूचर के लिए पॉपुलेशन कम हो रही है. सो आपसे जब मैंने आपका बायो लिया था, आपने मेंशन किया कि आप इस बारे में बात करना चाहती हैं कि आज मेल विक्टिम्स फैमिली में बढ़ रहे हैं, और अगर मैं कुछ डेटा यहाँ पर प्रेजेंट करूँ तो 30% ऑफ फीमेल्स दे आर फॉलिंग अंडर द इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इन मैरिज, विच इज़ शारीरिक, मानसिक, सेक्सुअल, और 20% डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं जो कि NCRB ने रिकॉर्ड किए हैं. 4 लाख से ज़्यादा मामले औरतों के खिलाफ होते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस. बट ये सिर्फ रिकॉर्डेड डेटा है, इसके अलावा इससे ज़्यादा होगा ये, राइट? तो पुरुषों को अगर देखा जाए तो अगर डेटा ढूंढा जाए, ज़्यादा डेटा तो है नहीं, बट 1 in 6 मेल्स दे फेस सम काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. सो मेरा क्वेश्चन यही है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि राइज हो रहे हैं या अब सामने ज़्यादा आ रहे हैं, या हमेशा से थे या अब बढ़ गए हैं? जो आपने डेटा दिया है मैं इसे डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये डेटा कहीं ना कहीं अब इक्वल हो गया है. मतलब भले मैं बहुत मतलब फीमेल ओरिएंटेड जो हमारा लॉ है वो थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बट अगर आप रियल में देखोगे, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो जो मेल विक्टिम्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं. मतलब अगर आप नॉर्मल शब्दों में कहें तो जैसे आप 30% बोल रही हैं कि फीमेल्स आर डोमेस्टिक वायलेंस, दे आर फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस, बट इस चीज़ से भी यू कैन नॉट डिनाई कि 30% से प्लस हो सकता है मेल विक्टिम्स आज सोसाइटी में बढ़ गए हैं. मतलब मेरे पास जो केसेस हैं, मैक्सिमम केसेस मेरे पास मेल विक्टिम के हैं. तो मतलब बहुत सारे क्या होता है, अगर आदमी जाता है कोई डोमेस्टिक वायलेंस पुलिस कंप्लेन करने भी, तो पुलिस वाले बोले क्या है, मतलब तू आदमी है, तुम कैसे आ सकते हो. फीमेल जाती है, वो भले ही उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है, बट व्हेन शी गोज टू पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों को लगता है हाँ नहीं इसके ऊपर हुआ होगा एंड वी शुड टेक हर कंप्लेन. वही मेल जाता है, मेल को लिटरली भगा दिया जाता है कि तुम्हारा कोई कंप्लेन नहीं बनता है. सो ज़्यादातर मेल डोमेस्टिक वायलेंस केसेस किस टाइप के होते हैं?
मतलब देखो आजकल जैसे फीमेल्स हु आर एजुकेटेड वो गूगल बहुत करने लगी हैं, यू नो, वो इंस्टाग्राम बहुत चलाने लगी हैं। तो जो आप रील्स देखते हैं, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट आते हैं, उसको आप 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर फीमेल एजुकेटेड है, आप ये चाहते हैं कि मेरे पास जो बीवी आए या जो बहू आए वो एजुकेटेड रहे, और एजुकेटेड होने के बाद फिर वो जो लॉ है वो प्रैक्टिकल उसको नहीं पता है, बट यू नो वो पढ़ के, देख के, सुन के वो फिर अप्लाई करती है। ससुराल आते ही अगर मैं सुबह नहीं उठूंगी, अगर मैं, तुम लोग ने मेरे को तंग किया ना, तो मैं तुम लोग को सबको जेल में डाल दूंगी, यू नो। तो डे 1 से जेल में डालने वाला थ्रेट बहुत कॉमन है। बिल्कुल 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 बहुत कॉमन है। मतलब जो इन लॉज हैं, जो हस्बैंड हैं, वो डे 1 से बेचारे डर डर के रहने लगते हैं, एंड यू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स, व्हेन दे फील कि अब बस मतलब आई कांट टेक इट मोर, फिर वो निकलते हैं। बट उनको बाहर निकलने में दे टेक ईयर्स राइट टू ओपन अप। मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, समझने में भी कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है। बिल्कुल। सो एज अ फैमिली लॉयर सबसे ज़्यादा केसेस कैसे आते हैं ओवरऑल, मेल फीमेल को मिला के अगर 1 2 3 पे रखें तो सबसे ज़्यादा केसेस कैसे आते हैं आपके पास? पता नहीं मेरा बोलना ये सही होगा कि नहीं होगा, बट आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि भाई आई नो अबाउट हर अफेयर, आई नो अबाउट हिज अफेयर, सो वी वांट टू डू इट म्यूचुअली। या ऐसे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं कि भाई वाइफ उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करती है, माँ बाप को यू नो शी इज़ टेकिंग देम ग्रांटेड, उनको जवाब देती है, उल्टा जवाब देती है, शी इज़ नॉट डूइंग एनी हाउस कोर्स एट होम। और हस्बैंड है, हस्बैंड को उल्टा जवाब देना, मतलब ये सारी चीजें मिला जुला के आती हैं सबसे ज्यादा इस टाइप के। बिल्कुल। इंडिया में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा लीगल हेल्प जब औरतें लेने आती हैं तो वो जो डिले किया जाता है लीगल हेल्प को, वो किस वजह से ज़्यादा होता है? इज़ इट फियर, इज़ इट शेम, या इज़ इट सम काइंड ऑफ अ फैमिली प्रेशर मोस्टली? See, as per my experience, maximum females जो डिले करती हैं just because of family pressure, समाज का प्रेशर। मतलब लॉ तो एक तरफ है, बट जो समाज है हमारा, जो लोग हैं, मतलब करते कुछ नहीं है वो लोग। ऐसे नहीं है कि आप यू आर इन ट्रबल तो वो आपको जेन्युइनली कोई हेल्प करेंगे, बट जो समाज का प्रेशर है वो, उसकी वजह से कितनी औरतें हमारे समाज में सुसाइड कर ली हैं, या कितने मेल, मतलब आजकल तो बहुत सारे आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे मेल ने सुसाइड कर लिया वीडियो बना बना के कि भाई मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सो इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम तो यही होता है। ऐसा कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट आता है जब औरत या मर्द ये सोचता है कि अब ये ख़त्म, ज़्यादातर लाइक मैरिज ख़त्म? जब अपने आप से ऊपर होता है, मतलब मैं तो सह लूंगी या मैं सह लूंगा, बट बात जब मेरे बच्चों पे आती है तो आई विल नॉट बच्चों पे टेक इट। सो लोग कहते हैं एडजस्ट कर लो, जैसे आपने बोला अभी कि फैमिली प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा फैमिली ये बोलती है कि एडजस्ट कर लो, देखा जाएगा, 3 साल और दे दो, 5 साल और दे दो। सो ऐसी एडवाइस लीगली और इमोशनली कितनी हार्मफुल होती है किसी भी मेल या फीमेल के लिए? एडवाइस देखो, मैं तो ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आपके ऊपर अगर मल्टीपल टाइम्स डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या आजकल मेंटल क्रूएलिटी बहुत, मतलब यस, मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों भी, दे विल नॉट बीट यू, दे विल नॉट टच यू, बट आपको इतना परेशान कर देंगे, यस, इस लेवल पे आपको मेंटली हैरेसमेंट कर देंगे कि आप, मतलब यू हैव नो चॉइस। सी, बच्चों के लिए एडजस्ट करना ये एक बात है, अपने राइट्स के लिए लड़ना ये अलग बात है, बट जब बच्चों पे बात आती है तो चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे इवन जब हम कोर्ट में जाते हैं, तो आप जब कोर्ट के अंदर जाते हैं, डायस पे जज होते हैं, वो भी हमको ये समझाने का कोशिश करते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं तो अगर एडजस्टमेंट हो रहा है तो यू प्लीज़ ट्राई एंड सेटल, या नहीं हो रहा है अगर सेटलमेंट, मतलब आप साथ में नहीं रह सकते हैं किसी भी कीमत पे, तो इंस्टेड ऑफ यू नो ड्रैगिंग एंड डूइंग मल्टीपल एलिगेशंस ऑन ईच अदर, you should do it mutually and finish it.
क्योंकि आप अगर बच्चों के अच्छे के लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सामने लड़ता रोज देखकर उन पे और बुरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी भी, मैं बताऊं मीनल तुमको, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स जहाँ पे बच्चे, मतलब अगर माँ बाप को रोज़ लड़ते देखते हैं, कोर्ट आते देखते हैं ना, वो फ्यूचर में जाके उनका मेंटल स्टेबिलिटी इज़ harmed बहुत इनसिक्योर। very much. Even in family court, I'll tell you one incident. 3 years back, family court में I was on the 6th floor. 5th floor पे एक मतलब उनका मेंटेनेंस का मैटर चल रहा था। वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए फ़ाइल किया था एंड इंट्री मेंटेनेंस पास हो चुका था। उसके बाद हस्बैंड आई थिंक वो नहीं भर पाया या 1-2 मेंटेनेंस वो नहीं दे पाया। ही केम टू कोर्ट, वो बच्चा लेके आई थी, ही इज़ 5-year-old चाइल्ड, उसका बच्चा था। वो कोर्ट में आता है एंड वो अपने बच्चे को ही वांटेड टू हग कि मैं मुझे बच्चे को अपने टच करना है, बट माँ ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया एंड शी स्टार्टेड येलिंग कि मैं नहीं पकड़ने दूंगी, मैं नहीं छूने दूंगी, तू पहले पैसा दे, पहले मेंटेनेंस दे। मतलब दैट हस्बैंड ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, ही वेंट ऑन दैट बार, फैमिली कोर्ट का 5th फ्लोर पे, ही जम्प फ्रॉम देयर। सो अभी किससे मेंटेनेंस लोगी तुम, जाके लो। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जब आपके पास आते हैं तो आई एम श्योर ज़्यादा औरतों के अगेंस्ट आ रहे हैं, जैसा हमने डेटा में भी देखा। बट उसमें जब आप अपना फाइंडिंग्स करते हो, आप अपना इन्वेस्टिगेशन करते हो, क्वेश्चन करते हो, कितनी बार औरत की गलती निकलती है? आजकल थोड़ा ज़्यादा होने लगा है। मतलब मैं 100% तो नहीं बोलूँगी, बट अगर आप एक परसेंटेज पूछेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि 40% केसेस में ना कहीं गलती कहीं औरत की पाई जाती है। जैसे देयर आर फ्यू फीमेल क्लाइंट्स जो मुझे आके बोलती हैं कि मैम मेरा पति मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए ना, मेरी शादी हो गई है तो वो पूरी तरह से वो मेरा है, वो अपने माँ बाप का क्यों सुनता है। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए। एक मुझे ये लगता है कि जैसे डिवोर्स के बाद मेरी लाइफ ख़त्म, बट ऐसा नहीं है। डिवोर्स के बाद बहुत सारी ज़िंदगियां बहुत अच्छे से शुरू हुई हैं। तो ये मिथ को हमारे समाज से निकालना बहुत ज़रूरी है कि आपका डिवोर्स का टैग लग गया तो आपको कोई पार्टनर नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास खुद, मतलब आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जिनकी दूसरी तीसरी बार भी शादी हुई है एंड दे आर सो हैप्पी। आप वुमेन एम्पावरमेंट में भी काफ़ी काम करते हो, सो आपने देखा होगा ऐसे केसेस जहाँ पर उसके बाद एक नई लाइफ स्टार्ट। बिल्कुल एंड बहुत अच्छे से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से। सो अगर आपके एक्सपीरियंस को देखें तो शादी के पहले के कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो इग्नोर नहीं करने चाहिए बट लोग इग्नोर करते हैं एंड यू फील कि वो डिवोर्स तक जा सकते हैं आगे? देखो, 1-2 मुलाकात में, 1-2 मीटिंग्स में तो यू कांट जज समवन, या कोई चीज़ आपके सामने तो नहीं आ सकती। अगर ये रेड फ्लैग हमको पहले पता चल जाए तो शायद इतने डिवोर्सेस नहीं हो। आज एवरी डे कैसे होते हैं, लाइक फिनेंशियल इश्यूज को लेके होता है, एज यू सेड कि अफेयर्स होते हैं, उसके बाद क्या होता है फिनेंशियल? नहीं, इंडिपेंडेंसी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपार्ट फ्रॉम जैसे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, उसके बाद इन लॉज की इश्यूज़ बहुत होते हैं। आपको इंडिपेंडेंस नहीं है, घर में फ्रीडम नहीं है, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। मेट्रो सिटीज़ में लाइफ औरतों की बहुत अच्छी है मीनल, बट आप जैसे ही थोड़े रूरल एरियाज़ में जाएंगे, थोड़े से मेट्रो से जो कनेक्टेड नहीं है सिटीज़, वहाँ तो हालत बहुत ख़राब है। सो वहाँ के केसेस आपको लगता है ज़्यादा होते हैं या वहाँ कम केसेस होते हैं जस्ट बिकॉज लोग आगे ही नहीं आ सकते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर? वहाँ केसेस तो ज़्यादा होते हैं बट वो रजिस्टर नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ समाज का जो प्रेशर है ना, उस एरियाज़ में, उस सिटीज़ में ज़्यादा होता है। यहाँ क्या है, हम मैक्सिमम, मतलब वी आर इंडिपेंडेंट। हमको तकलीफ़ हुई, वील गो एंड वील फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, और नहीं सुनेगा, वी नो व्हाट टू डू। सो एलिमनी और मेंटेनेंस की बात करें तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? हाउ डू यू डिफाइन? सी, एलिमनी इज़ बेसिकली इट्स वन टाइम सेटलमेंट, जिसको आप कॉम्पेंसेशन बोल सकते हैं। वन टाइम, भाई फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, वन टाइम एलिमनी आपने लिया एंड इट्स क्लोज फॉर एवर।
तो उसके बाद आप मेंटेनेंस या उस चीज़ में आप उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। बट मेंटेनेंस में एवरी मंथ यू हैव टू पे मेंटेनेंस, जैसे हस्बैंड वो वाइफ को देता है, तो एवरी मंथ यू हैव टू पे दैट मेंटेनेंस टिल व्हाटएवर, आपके बच्चे हैं तो टिल 18 ईयर्स ऑफ एज या टिल देयर मैरिजेस या जो भी इस तरह के होते हैं। तो सबसे बड़ा उसमें मिसकंसेप्शन ये है कि किसी भी अगर वाइफ को ये लगे कि मतलब मैं लड़ाई करके फैमिली कोर्ट में डिवोर्स डाल के या डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करके आई विल गेट क्रोर्स ऑफ रुपीज़, अगर हस्बैंड का औकात नहीं भी है, तो ये सबसे बड़ा हमारे समाज का आज मिसकंसेप्शन है। जस्ट बी प्रैक्टिकल, आप चीज़ों को देखो। 10 रुपया पति के पास है तो वो 100 रुपया कभी नहीं देगा, आपकी लाइफ ख़राब होगी, बस उतना ही होगा। सो ज़्यादा केसेस कहाँ जाके एंड होते हैं, एलिमनी पे या मेंटेनेंस पे? एलिमनी पे, वन टाइम सेटलमेंट। वर्किंग वुमेन वर्सेस होम मेकर्स, लॉ सच में इक्वल ट्रीट करते हैं दोनों को? बिल्कुल, यस। मतलब लॉ के नज़र में आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिफरेंसेस इतने हो जाते हैं कि आप अगर वर्किंग हैं तो मेंटेनेंस के टाइम पे वो चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर स्टिल अगर देखें तो मेंटेनेंस जब मांगी जाती है उसका मामला जब बच्चा दोनों का, बिल्कुल जब मेंटेनेंस या किसी चीज़ की ये जब कोर्ट में जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं या उस चीज़ की सुनवाई जब होती है तो मेंटेनेंस कई चीज़ों पे मैटर करता है। जैसे हस्बैंड का क्या इनकम है, वाइफ कि क्या कमाती है, कितने बच्चे हैं, आप कौन से स्टेटस पर रह रहे हैं। बेसिकली जो हस्बैंड का जो स्टेटस है वो कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से वही स्टेटस आपको वाइफ को देना होता है। बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि जहां अगर हस्बैंड समझो 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है तो वैसे तो अनऑफिशियली 30% जो है वो कैलकुलेट होता है कि वाइफ को मिलना चाहिए हस्बैंड का, 5 लाख पे 30%। बट अगर उसके पास बच्चा है एंड बच्चे का टेक केयर वाइफ कर रही है तो बच्चे का हिस्सा अलग से उसको मिलता है। सो अगर इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि बच्चों की कस्टडी में क्या देखते हैं, कि हस्बैंड को देखते हैं, वाइफ को देखते हैं, या बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड देखते हैं? सबसे पहले तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड ही देखा जाता है अगर आप लीगली देखें तो। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। जैसे अगर गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड कोर्ट ये हमेशा ट्राई करता है कि अगर बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं है माँ के पास, कि जैसे माँ अगर मेंटल है या मेडिकली ऐसा प्रूव हो चुका है कि भाई शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ, यस शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, या फाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, या उसके पास कोई और नहीं है देखने के लिए, ये सारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बट गर्ल चाइल्ड अगर है तो मोर देन 90% केसेस में फादर को नहीं मिलते हैं। मतलब इवन मेल चाइल्ड में यू कैंट से कि मेल चाइल्ड है तो वो फादर को मिलेगा। आफ्टर 12 ईयर्स आप कोर्ट के पास एक उनका काउंसलिंग होता है बेसिकली, तो वो काउंसलिंग में बच्चे को भी पूछा जाता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं आफ्टर 12 ईयर्स। मतलब कई केसेस में पूछे भी जाते हैं बट नॉट नेसेसरी कि मतलब बिफोर 12 ईयर्स अवॉइड किया जाता है। यस तो स्टेटस देखकर, हेल्थ कंडीशन देखकर, फाइनेंशियल, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट बच्चे का मेन कहाँ वो ही विल बी मोर हैप्पी, मोर यस। सो अगर एक फीमेल अब्यूजिव मैरिज में है बट वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी है, शी इज़ नॉट वर्किंग, नॉट वेरी वेल प्लेस्ड, तो उसका फर्स्ट लीगल स्टेप क्या होना चाहिए? सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, उसके बाद आप लीगल हेल्प लीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है, आपने गुस्से में डिसीजन ले लिया कि अच्छा आज ठीक है ऐसा, मैं तो अभी निकल रही हूँ, व्हाट आफ्टर दैट। ऐसे बहुत केसेस होते हैं, गुस्से में औरत ने, फीमेल ने वो डिसीजन लिया कि तुमने आज ये किया, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। बट घर से बाहर जाने के बाद आप जब वापस घर के अंदर नहीं आ पाती हैं तो वो स्ट्रगल जो होता है ना, दैट इज़ मोर देन डिवोर्स का स्ट्रगल जो होता है। डिवोर्स फाइल करने का एकदम शॉर्ट में एक प्रोसेस। फर्स्ट वी फाइल पिटीशन, उसके बाद हम मीडिएशन में जाते हैं, उसके बाद हमारा एविडेंस होता है, उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट करते हैं एंड देन जजमेंट होता है। बट ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है बट इट टेक्स ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स भी किसी केस में लग सकते हैं। मतलब आई हैव डन 17 ईयर्स।
यस, थाने कोर्ट का एक मैटर है। तो दैट डिस्प्यूट इज एंड दैट हस्बैंड एंड वाइफ दे आर स्टेइंग टुगेदर, एक छत के नीचे दे आर स्टेइंग, बट उनको उस प्रॉपर्टी के लिए ही झगड़ा हो रहा है। सो अगर मेंटेनेंस की बात करते हैं, आजकल बहुत कुछ सुनने में आता है, नए रूल्स इंस्टाग्राम पे भी दिखते हैं, यूट्यूब पे दिखते हैं। सो अगर एक महिला डिवोर्स करना चाहती है फॉर सम रीज़न, यू नो शी इज़ नॉट हैप्पी, कुछ भी करना चाहती है, तो हस्बैंड की कितनी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको एक्सेप्ट करे और मेंटेनेंस उसको मिले, बच्चा है अगर तो स्पेशली। सी, अगर कोई भी फीमेल इफ़ शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मेरे ख्याल से उसको बहुत वो एलिमनी और मेंटेनेंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप अगर इंडिपेंडेंट हैं, यू कैन लिव योर लाइफ हैप्पीली। इफ पीस इज योर प्रायोरिटी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लड़ेंगे तो यू नेवर नो आपको कितने साल ड्रैग होना है। करेक्ट। बट ये देखो, अगर आप कोर्ट जाते हैं, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी हस्बैंड। ऐसे बहुत सारे केस लॉ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इवन इफ हस्बैंड इज नॉट वर्किंग, देन ऑल्सो वाइफ इज गेटिंग मेंटेनेंस। दैट ऑर्डर इज बीइंग पास्ड कि वाइफ का जो मेंटेनेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हस्बैंड को देखना है। और आजकल मीनल बहुत सारे केसेस में ऐसे हो रहे हैं कि जैसे एडवोकेट्स ही एडवाइस करते हैं कि अगर मेरे पास हस्बैंड का केस आया है तो फर्स्ट एडवोकेट एडवाइस करेगा आप जॉब छोड़ दो, आप कोर्ट में अनएम्प्लॉयड दिखा दो अपने आप को, यस नो, ताकि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़े। ओके, एंड अगर वाइफ की तरफ से है तो वाइफ की तरफ से भी ये सजेशन दिए जाते हैं, ये एडवाइस एडवोकेट की तरफ से दिए जाते हैं कि आप जॉब छोड़ दो, आप दिखाओगे कि आप अनएम्प्लॉयड हो तो यू विल गेट मेंटेनेंस। बट ये सबसे बुरा जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बिल्कुल, मतलब आपकी वो 10,000 5,000 वो मेंटेनेंस लेने के लिए आप अपनी पीस क्यों खराब करेंगे? आप करियर खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, आप काम करिए, रहिए, जो भी चीजें हैं मेंटेनेंस वैसे भी मिलेगा। तो सोच समझ के करना है। बिल्कुल। सो आजकल सबको लगता है डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट होता है, सब कुछ होता है, बट अगर जैसा आपने पहले मेंशन किया कि आजकल केसेस ज़्यादा हैं या हमेशा से ही होते थे, मेंटल और इमोशनल हरासमेंट जब होता है, तो इवन बहुत केसेस में सुनने को मिलता है सुसाइड की धमकी देता है हस्बैंड या वाइफ, छोड़ोगे तो सुसाइड कर लो। उस केसेस में क्या होता है, कैसे हेल्प मिल सकती है? अगर कोई सुसाइडल है हस्बैंड या वाइफ, तो उसमें भी आप वो उसको और 10 साल खींचेंगे, 10 साल साथ में रहेंगे, तो एवरी वीक यू विल गेट दैट थ्रेट कि मैं सुसाइड कर लूंगी या मैं सुसाइड फॉर एवरी लिटिल थिंग। करेक्ट। तो आप उस बिहेवियर के साथ यू कैन नॉट लिव अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ। तो बेटर गो फॉर डिवोर्स भाई। अगर उसको कोई इशू है यू कैन सॉल्व इट। सो इज देयर अ रूल अराउंड इट कि उसमें, इस केस में जब कोई औरत या कोई मर्द ये कह रहा है कि मुझे मेंटली हरास किया जा रहा है, इमोशनली हरास किया जा रहा है, अब मुझे डिवोर्स चाहिए, सो उसका कोई स्पेशल That is one of the ground for cruelty. Okay. You can go for divorce on that ground कि mental cruelty. Yes, mental cruelty. Okay. लिव इन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स के भी अभी तक तो कोई रूल्स थे नहीं, बट केसेस बहुत सामने आ रहे हैं, राइट? उस पर आपका क्या कहना है? लिव इन रिलेशनशिप पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आप चाहे उसको एक शादी से फियर बोलिए या शादी के नाम से जो आज के यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं कि मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बट वो बहुत सारे मैटर्स ऐसे कोर्ट में भी गए हैं जहाँ 10-10 साल कोई भी एक फीमेल एक आदमी के साथ लिव इन में रही है, उसको ये प्रॉमिस किया गया कि मैं तुमसे शादी करूँगा या आई टेक केयर ऑफ योर टेक केयर ऑफ यू फॉर होल लाइफ एंड ऑल। बट धीरे धीरे चीज़ें वो जैसे शादी में होती हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि अच्छा 10 साल हो गया शादी को, अब पति का इंटरेस्ट कम हो गया है। ओके, तो सेम चीज़ें लिव इन में होती हैं। जब आप लंबे पीरियड के लिए आप रहते हैं किसी के साथ तो दैट इज कंसिडर्ड एज मैरिज। तो कोर्ट में भी ये चीज़ें जाने के बाद उनको भी राइट्स मिले हैं। जैसे आप कोई भी औरत अगर वो मैरिज नेचर का लिव इन रिलेशनशिप है
व्हाट इज दैट पीरियड, कितने के बाद मानते हैं? कोई स्पेसिफाइड नहीं, बट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मिनिमम 5 years और मोर देन दैट। तो यू कैन ऐसे नहीं कि 2 महीना आप लिव इन रहे और आप कोर्ट पहुंच गए कि मैं तो लिव इन थी और अभी तो मुझे मेंटेनेंस चाहिए। बट अगर आप एक मैरिज नेचर टाइप के रिलेशनशिप में आप लंबे पीरियड तक रहे हैं तो उसमें आप बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी आप फाइल कर सकते हैं, आप मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। यस, तो और मेंटेनेंस मिला भी है, प्रोटेक्शन भी मिला है ऐसे लिव इन रिलेशनशिप के केसेस में। तो अच्छा, तो अभी रूल्स हैं उसके अराउंड? यस, बट अगर प्रूव करना होता है तो कैसे प्रूव करते हैं? बिकॉज आपने शादी तो की नहीं है, आपके पास कोई कोर्ट का भी वो नहीं है, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। बट जब आप लॉन्ग पीरियड में किसी के भी साथ रहते हैं तो एक सामाजिक वो दायरा भी हो जाता है आपका, पीपल अराउंड नो कि अच्छा वो उसके साथ में रह रहा है, दे स्टे टुगेदर, अच्छा उन लोग का तो हाँ ठीक है, मतलब दे आर टुगेदर, यस टुगेदर। उसके बाद आपके फोटोज होते हैं बहुत सारे, आपके घर वालों को मालूम पड़ जाता है कि इट सेम लाइक आपने शादी की है बट आपने मैरिज रजिस्टर नहीं किया है, तो वो तो नहीं बोला जाता है कि आपने शादी नहीं की है। तो इसीलिए मैरिज नेचर वाले जो रिलेशनशिप होते हैं वो लिव इन में के डेफिनेशन में आते हैं। तो इस केसेस में भी आपके पास लिव इन के भी केसेस आते हैं जिसमें कि बिल्कुल व्हाट डू दे आस्क, दे आस्क फॉर डिवोर्स और व्हाट डू दे आस्क? डिवोर्स तो इसमें कोई प्रावधान नहीं है, बेसिकली उसमें डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस से रिलेटेड आते हैं। ओके, सो एक लॉयर होने के नाते इंडियन सोसाइटी का कौन सा एटीट्यूड है जो आपको डिस्टर्ब करता है एज अ फीमेल लॉयर? जो ब्लेम गेम खेलते हैं हस्बैंड वाइफ, कि मेरी तो बिल्कुल गलती नहीं थी, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला। एंड बहुत बार ऐसा होता है मिनल की प्रॉब्लम एक्चुअली कुछ नहीं होती है, मतलब जो दो हस्बैंड वाइफ अगर मेरे पास दोनों आ जाते हैं, आई मेक श्योर कि वो लोगों का डिवोर्स नहीं होगा। मतलब मैंने ऐसे कुछ केसेस किए बिल्कुल, मतलब मेरे पास ऐसे नंबर ऑफ केसेस हैं जहां पर मैंने 3 साल 4 साल कोर्ट में चलते हुए केसेस मैंने उन दोनों को जुड़ाया है और उनके आज बच्चे हैं, दे आर लिविंग हैप्पीली। वेरी गुड। सो अगर आज की औरतों को आपसे एक लीगल एडवाइस या वार्निंग चाहिए तो वो क्या होगी? आप लीगल अवेयरनेस लीजिए। आपके स्ट्रॉन्ग रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यू शुड नो अबाउट द लॉ। आप क्या लॉ, शुड बी अवेयर। यस, ओके, इवन इफ यू आर नॉट फाइटिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आर योर राइट्स। बिल्कुल। आप एक दिन उठ के अचानक आप ये बोल देंगे कि अच्छा उसने मुझे ऐसे बोला तो मैं तुम्हारे ऊपर जाके पुलिस कंप्लेंट करूंगी, जाके डोमेस्टिक वायलेंस कर दूंगी। बट फैक्ट आज ये है कि अगर हम समझो कोई लड़की पुलिस स्टेशन जाती है तो उसकी आरती नहीं उतारी जाती है, वहाँ उसको भी प्रूव करना होता है। 498A IPC का जो सेक्शन था अब 85 BNS में हो गया है, उसके तहत पहले ये 498 जब आया था तब यहाँ 498 रजिस्टर हो रहा है और वहाँ माँ बाप हस्बैंड से लेके पूरा परिवार जेल के अंदर। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत मिसयूज़ होने लगी, मतलब फीमेल की तरफ से कि भाई आप ये केस करो तब जाके वो पैसा ज़्यादा देगा, जस्ट टू क्रिएट प्रेशर कि अगर मैं FIR कर दूंगी तो मुझे एलिमनी या मेंटेनेंस का अमाउंट मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत हमारे यहाँ पे चल रही हैं। बट अभी उसको बहुत माइल्ड करके कि आप अगर 498 अगर आप कर रहे हैं, आपको पुलिस स्टेशन अगर कोई लेडी जाती है, फर्स्ट ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के हिसाब से कि पहले आप उसको केस को इन्वेस्टिगेट करो, आप देखो, सुलझाने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है सच में कुछ ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस या क्रूएलिटी कुछ पाई जाती है, तब जाके आप FIR रजिस्टर करके आप एक्शन लीजिए। सो आपके इतने बड़े करियर में एज अ लॉयर कौन सा वो केस है डिवोर्स का जो आपको हमेशा याद रहेगा और एक हाईलाइट है या आप शेयर करना चाहती हैं? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मतलब मैं गिनाऊं तो शायद आज का दिन कम पड़ जाएगा। बट कुछ केसेस जैसे एक मेरे पास एक मैटर आया था, उसमें एक वाइफ प्रेग्नेंट रहती है एंड उसको पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ एंड वो उस टाइम पे घर पर अकेली थी। शी ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा 500 का एक उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया एंड खा के उसने बिल जो था वो डस्टबिन में डाल दिया। एंड आफ्टर उसकी ननद आई, सिस्टर इन लॉ, शी केम टू हाउस एंड उसको कुछ डाउट हुआ एंड शी went to in that dustbin and took that bill
वो बिल लेके उसने शी क्रिएटेड ड्रामा फुल, मतलब दैट ननद उसने अपनी भाभी को उसको स्लैप किया कि तुमने ये ऑर्डर कैसे किया। आफ्टर दैट उसकी सास आई, हस्बैंड आया, एवरीबडी क्रिएटेड न्यूसेंस, दे कॉल्ड हर फादर कि आपकी बेटी को आप आके ले जाओ यहाँ से, एंड शी वॉज 7 or 8 month प्रेग्नेंट। फिर उसके फादर मदर गए वहाँ पे, बेटी को लेके आए, एंड आज 10-11 साल हो गए उस मैटर को, अभी तक सेटल नहीं हुआ है। What is the issue? इशू इज़ बेसिकली मतलब ईगो की लड़ाई आप बोल सकते हैं। मतलब लड़की को लगता है कि इतने छोटे Who issue के filed the लिए divorce? लेडी, The lady yes, filed. lady filed Which is for right divorce. somewhere. Yeah. If the husband did not support her at that time, it makes sense. right? बिल्कुल you can file for divorce and you can carry on with your life. Okay, so let's do a last rapid fire round with you. एक इंसिडेंट मैं और शेयर करना चाहती हूँ। मतलब बेसिकली मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ ये कि जैसे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है, हस्बैंड वाइफ दोनों, उनका लव मैरिज था, एंड दे केम टू मी सेइंग कि हमको म्यूचुअल डिवोर्स लेना, एंड उनके बॉडी लैंग्वेज से मुझे जरा भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो मैंने उनको बिठाया, मैंने पूछा क्यों डिवोर्स लेना है? तो मैडम आप मत पूछो, जाने दो, ठीक है, हमको लेना है बस। मैंने बोला मतलब मुझे जानना है कि क्या रीज़न है। कितने साल की शादी? आई थिंक 4 years। ठीक है। उनका लव मैरिज अराउंड 7 year उनका लव मैरिज चला, उसके बाद 4 year शादी का। डिवोर्स म्यूचुअल क्यों चाहिए था? क्योंकि हस्बैंड ने कुछ लोन लिए थे, ठीक है, उसके ऊपर 3.5 लाख की लाइबिलिटी थी, तो वो घर में आने लगे वो लोन रिकवरी के लिए, जो रिकवरी वाले होते हैं। फिर वाइफ ने बोला कि मुझे ये सब मगजमारी नहीं चाहिए, तो हम लोग अभी पहले डिवोर्स फाइल कर देते हैं, उसके बाद अगर तुम्हारा सब सही हो गया फिर मैं आई सी कि मुझे वापस आना है कि नहीं आना है। तो दे वेंट फॉर म्यूचुअल डिवोर्स एंड यू नो हैप्पीली, मतलब कोई एक भी जरा डिवोर्स नहीं, डिवोर्स हो गया। तो वापस आपको पता चला? नहीं, मुझे लोन नहीं खत्म पता हुआ? आई थिंक नहीं हुआ होगा। Okay. It's a very, very interesting conversation, Vedika. I think I need to talk to you more to find out such maybe stories. Let's go to a little fun round of a rapid fire round. Love marriage या arranged marriage? Divorce cases ज़्यादा किस में होते हैं? दोनों में। You can't say yes, मतलब ऐसा नहीं है कि अरेंज में ज़्यादा है, लव में कम है, ऐसा नहीं। Okay. बिगेस्ट कोर्ट रूम ड्रामा कहाँ देखने को मिलता है? रियल लाइफ में आपको कोर्ट में या टीवी में? रियल लाइफ में। हाँ। वन लीगल राइट विमेन शुड नो? राइट टू रेजिडेंस। राइट टू रेजिडेंस, वो राइट क्या है? मतलब हर लेडी को ये पता होना चाहिए कि उसको उसके मैट्रिमोनियल होम से कोई बाहर निकाल नहीं सकता है। ओके। यस, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा कॉमन डायलॉग कौन सा सुनने को मिलता है जब एक डिवोर्स के लिए आते हैं कपल्स आपके पास? मैडम मैंने तो ऐसा नहीं किया था, सब गलती तो उसकी। मैंने तो बहुत ट्राई किया कि मैं उसको कैसे अपनी शादी कैसे बचा लूँ, बट नहीं हो पा रहा है। सो न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली केसेस में ज़्यादा डिवोर्सेस आते हैं? यू कांट से एक्चुअली। हाँ, मतलब देखो, जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके अपने चैलेंजेस हैं, जो जॉइंट फैमिली है उसमें चैलेंजेस थोड़े से जॉइंट फैमिली के लिए बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब फीमेल घर से बाहर निकलती है डिवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस या पुलिस कंप्लेंट करने, तो पूरे घर वाले सब उसमें अननेसेसरी इन्वॉल्व हो जाते हैं। व्हाट इज वन वर्ड फॉर योर रेड फ्लैग? कंट्रोल। इफ़ एनी ऑफ योर पार्टनर, आप जब भी उसको मिल रहे हैं या आप 2-3 मीटिंग या व्हाटएवर, जैसे भी आपका बिफोर मैरिज आप मिले हैं, जो भी, अगर आपको ये फील हो रहा है कि यस शी इज़ डोमिनेटेड या शी विल डोमिनेट मी या ही विल डोमिनेट मी, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। एडवाइस यू वुड गिव टू 25-year-old गर्ल्स हु आर गेटिंग मैरिड? बाउंड्रीज समझो। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपकी शादी हो गई है तो यू कैन डू एनीथिंग, या आप कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं, आपके पास सारे राइट्स हो गए हैं, बिकॉज हमारे कानून ने जो राइट्स दिए हैं मैरिड वुमेन के लिए, तो आप वो दिमाग में लेके बिल्कुल नहीं जाइए कि ये सब मैं अप्लाई कर सकती हूँ आफ्टर मैरिज। ठीक है, थोड़ी सी बाउंड्रीज, थोड़े से रिलेशन बचाने की कोशिश करिए। थोड़ी चीज़ें देखो, हर किसी की लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़
Yes. माँ बाप के रिश्ते में नहीं होती है, माँ बाप बच्चे इनका डिवोर्स नहीं होता है, इसलिए ये लाइफ टाइम चलते रहते हैं। हैं। बराबर, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक कानून आ गया है कि यू कैन गो फॉर डिवोर्स, तो इसलिए ये केसेस इतने बढ़ जाते बढ़ हैं। ठीक है, तो हमको वो चीज़ें वो समझनी चाहिए। Last question. One law you wish every girl should Google today? अबाउट देयर राइट्स, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में एक्चुअली मतलब होता व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैजुअल कैजुअल थिंग्स एंड एक्चुअल What all comes under domestic violence? yes Okay. And how can yeah, a how lawyer can you help you? get How can you take protected? Yeah, legal yeah, help? yes. All right, Vedika, it was very nice talking to you. And it was lovely Same conversation, very informative, and I'm sure our viewers are going to take a lot of points Thank from you. here. Thank you. And thank you so much for accepting the invitation. It was Thank lovely. you so much, ma'am. Thank you so much, you. Vedika. Thank you.